नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा डायलॉग में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एमवी गंगा बिलास रिवर क्रूज पे। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी से हरी झंडी दिखा के संचालित किया है और इससे उन राज्यों को फ़ायदा होने वाला है जो राज्य में खासकर पर्यटन का कोई आज तक ऐसी व्यवस्था नहीं थी, और थी भी तो उनको लोग जानता नहीं था। जी हाँ, और इस परियोजना को लेकर जो जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी है, उनका जो बयान आया है, हम उनके ऊपर खास करके बात करेंगे कि उन्होंने अपनी राजनीतिक हित के लिए किस तरह का एक ओछा बयान दिया है। और मैं सिर्फ ललन सिंह जी के ऊपर ही नहीं, उन तमाम ऐसे नेताओं और पत्रकारों को भी कहना चाहता हूं कि आप अपनी राजनीतिक फ़ायदा के लिए या किसी पार्टी की चाटुकारिता करने के लिए किसी ऐसे परियोजना का विरोध ना करें जिस परियोजना से उस देश और उन राज्यों को विकास की एक नई गति मिलने वाली हो। जी हाँ, दरअसल पहले आपको इस योजना के बारे में जानना चाहिए, जिसकी योजना क्या है। प्राचीन काल से ही भारत की नदियां न केवल जीवन का अनंत स्रोत रही हैं, बल्कि विश्वसनीय नौचालन मार्ग भी साबित हुई हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार इन राष्ट्रीय धरोहरों का पुनः निर्माण करने और इन्हें पुनर्जीवित करने के लिए प्रतिबद्ध है और देश का अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन क्षेत्र तेजी से प्रगति कर रहा है। भारत की नदियों में आधुनिक क्रूज चले, व्यापार भी हो, टूरिज्म भी हो, इस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस लक्ष्य को साकार करने के लिए 106 नए राष्ट्रीय जलमार्गों की शुरुआत की गई है, जिससे आर्थिक क्षेत्र 25 गुना वृद्धि करेगा और देश में पर्यटन से जुड़े स्थानीय व्यापारियों को रोजगार मिलेगा। विकास की इस महत्वाकांक्षी यात्रा में गंगा विलास रिवर क्रूज एक अहम अध्याय है। विश्व का सबसे लंबा और अत्याधुनिक लग्जरी रिवर क्रूज उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम को मित्र देश बांग्लादेश से जोड़ते हुए 51 दिनों में 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। गंगा विलास रिवर क्रूज यात्रियों को गंगा, भागीरथी, हुगली, मेघना, जमुना और ब्रह्मपुत्र नदी पर बसे 40 प्रतिष्ठित स्थलों की इको फ्रेंडली यात्रा पर ले जाएगा, जहां उन्हें पूर्व की 27 नदियों के प्राकृतिक वास की एक करीबी झलक मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री से हरी झंडी मिलने के बाद गंगा विलास रिवर क्रूज की ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत होगी वाराणसी के पवित्र घाटों से, जहां से ये गंगा नदी पर उत्तर प्रदेश के किलों, संग्रहालयों और मंदिरों से होता हुआ गाजीपुर, बक्सर, बिहार पहुंचेगा, जहां यात्री पटना साहिब गुरुद्वारा के दर्शन और झारखंड के मनोरम दृश्य का लुत्फ उठा पाएंगे। फरक्का में हुगली नदी पर अनोखे गांवों और डाक बंगलों के मनमोहक नजारे और ध्वनियां क्रूज का स्वागत करेंगे, जो जल्द ही कोलकाता के ऐतिहासिक महानगर की चहल पहल और लजीज मिठाइयों की दुनिया में प्रवेश करेगा और फिर धाराओं पर बहता हुआ विश्व के सबसे बड़े मैंग्रोव जंगल सुंदरबन पहुंच जाएगा, जहां यात्री मेघना नदी डेल्टा की लहरों पर बोनो बीबी की कहानियों से अवगत होंगे। काजीरंगा के घने जंगल गुवाहाटी में स्थित सबसे प्राचीन शक्तिपीठों में से एक कामाख्या मंदिर
निचले और ऊपरी असम को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण रेल कम सड़क धमनी बोगीबिल पुल का वास्तुशिल्प चमत्कार और माजुली की सांस्कृतिक शामें इस यादगार यात्रा का अंतिम पड़ाव हैं, जहां विश्व का परिचय पूर्व की विशेष तौर पर संजोई गई सांस्कृतिक और पाक विधाओं से होता है। तो आइए और हमारे साथ मिलकर भारत की पावन नदियों के समृद्ध और अनछुए इतिहास का जश्न मनाइए, क्योंकि एक भारत श्रेष्ठ भारत के समग्र राष्ट्रीय संकल्प के तहत पूरा देश मना रहा है संस्कृति का एक अद्वितीय उत्सव। और इस योजना को समझना चाहिए। आज जो ललन सिंह जी मुंगेर में जाके एक मछुआरे समाज के लोगों के बीच में अपना जो बरगलाने वाली और लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली जो भाषणबाजी कर रहे थे, बर्बादी कर रहा है, वो योजना कभी सफल नहीं होने वाला है। हम सिंचाई मंत्री जब थे तो केंद्र के लोग आए थे और मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने उसका लिया था। गंगा का हालत आप लोग को मालूम है ना, कितना ज्यादा इसमें गाद जमा है, कितना भारी गाद जमा है, पहाड़ बन गया है गाद का गंगा नदी में। और गंगा में जो जहाज चलाने की बात कर रहे हैं वो जनता के पैसा का लूट करने का काम कर रहे हैं, वो जनता का पैसा लूट रहे हैं। इसलिए कि हर साल आप जहाज चलाइएगा, हर साल गंगा के खाद को जो गाद है उसको साफ करिएगा और फिर अगला साल बाढ़ में गाद जमा हो जाएगा। ये पैसा का लूटे ना है। ये सब कोई बिहार में योजना हम लोग नहीं चलने देंगे, निश्चिंत रहिए। मुआवजा का जरूरत नहीं है। गंगा में बरसात में जाल लगाइए, मछली मारिए और मछली बेच के मछली से अपना भरण पोषण करिए। ये सब फोकसबाजी है। यही बात हम कहने वाले थे कि आपके काम की बात हो कि यह परियोजना में पैसे की बर्बादी है, केंद्र सरकार लोगों के पैसे की लूट मचा रखी है, बर्बाद कर रही है। उनको जवाब देना चाहिए और उनको खुद सोचना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि इस परियोजना की खामी क्या है। इससे बिहार के लोगों का और बिहार और उन सभी प्रदेशों का, जिन प्रदेशों में ये प्रदेशों से होकर ये परियोजना गुजरेगी, उन प्रदेशों की क्या नुकसान है, उसका नुकसान क्या होगा। दरअसल ललन सिंह जी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के आड़ में इस परियोजना का विरोध करने के लिए एक राजनीतिक भूमि तैयार कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं वो राजनीतिक जो मीडिया लाइमलाइट में रहे। दरअसल ये परियोजना इतना गजब का है, प्रधानमंत्री जी की इतनी दूरदर्शिता पूर्ण परियोजना है ये, जो अगर भविष्य में अच्छे तरीके से संचालित होती रही तो ये उन सभी राज्यों को, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, असम, झारखंड, कोलकाता, उन सभी राज्यों के लिए एक वरदान साबित होगी उनके आर्थिक वृद्धि में। क्योंकि ये ऐसे राज्य हैं दोस्तों जहाँ पे पर्यटन के स्थल तो बहुत सारे हैं, लेकिन इन राज्यों की सरकारों ने कभी भी उस पर्यटन स्थल को उस तरीके से बनाया नहीं। वहाँ पे व्यवस्था ऐसी नहीं की जहाँ पे कोई विदेशी सैलानी आ सके पर्यटन के लिए। आप बिहार में देख लीजिए, मैं खास सिर्फ बिहार की बात करूँगा, क्योंकि ये विरोध बिहार के हित में सबसे ज़्यादा घातक है। क्योंकि अगर चाहे योजना किसी भी सरकार की हो, चाहे उससे केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की हो, अगर उससे किसी प्रदेश के और उस प्रदेश में रहने वाले लोगों का फायदा होता हो, तो ऐसी परियोजना का अगर कोई नेता अपनी राजनीतिक हित के लिए विरोध करे तो उसको मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। जी हाँ, इस परियोजना को 13 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से हरी झंडी दिखाई है। और ये परियोजना वाराणसी में रामनगर पोर्ट से लेकर ये बांग्लादेश के रास्ते असम के डिब्रूगढ़ तक का सफ़र करेगा।
इस क्रूज में जो यात्री सफ़र करेंगे उनको 51 दिन का समय लगेगा, जिसमें उनको 50 से अधिक पर्यटन स्थलों का यानी कि पर्यटन स्थलों पे उनको घुमाया जाएगा और इसके साथ साथ 27 नदियों से होकर इसको गुजरा जाएगा। अब बताइए, विश्व में संभवतः आज तक ऐसी किसी भी देश की ऐसी कोई परियोजना नहीं होगी जो 27 नदियों से होकर गुजरती हो। 27 अलग अलग नदियों का भ्रमण करने का मौका दे रही है सरकार। अलग अलग नदियों का अलग अलग जलवायु होगा, अलग अलग उनका धाराओं का अलग अलग व्यवहार होगा। उन सब चीज़ को देखने के लिए अगर सरकार कोई ऐसी परियोजना बना रही है जिसमें देशी और विदेशी सभी सैलानी आ सके और उन चीज़ों को देख सके, और अगर पर्यटक एक बहुत बड़ा उद्योग है, बहुत से ऐसे देश आपको मिल जाएगा जिसका पूरा के पूरा जो आर्थिक स्थिति जो टिकी हुई है वो पर्यटन पे ही टिकी हुई है, और पर्यटन से उनका पूरा पूरा देश चलता है। और इस तरह के योजनाओं का अगर कोई नेता विरोध करता है या कोई पत्रकार विरोध करता है, उनमें खामियां निकालता है, तो इससे बड़ा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। दरअसल वह पत्रकार चाहे वो नेता उस समाज का दुश्मन है जिस समाज का कल्याण इससे होने वाली है। यह पटना, झारखंड, साहिबगंज, पश्चिम बंगाल और कोलकाता से होते हुए बांग्लादेश से होते हुए असम और गुवाहाटी तक जाएगी। अब देखिए, इन 4-5-6 शहरों से गुजरने वाली ये यात्रा 50 पर्यटक स्थलों को कवर करेगी और 27 नदियों से गुजरेगी। अब जिन 50 पर्यटन स्थलों को कवर करेगी जब उन 50 पर्यटन स्थलों पे वो विदेशी पर्यटक जाएंगे और जब वो यहाँ से अपने देश जाएंगे तो उन पर्यटन स्थल पे अगर उनको अच्छा माहौल मिलेगा, उनका जो अनुभव अच्छा होगा, वो अच्छा अनुभव बताएंगे ज़रूर, और जब वो बताएंगे तो और भी लोग आएंगे घूमने के लिए। देश के भी बहुत से लोग आएंगे घूमने के लिए, तो इससे उस क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं, जिनका वहाँ पे निवास स्थान है या जिनका यहाँ पे कारोबार है, उनका कारोबार बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उनको तो फ़ायदा होगा ही होगा। तो फिर इसमें घाटा क्या है? और बिहार जैसे राज्यों के लिए तो ये एकदम से वरदान है, जिस प्रदेश में पर्यटक की इतनी सारी जगह होने के बाद भी बिहार सरकार की नाकामी कह लीजिए कि उस पर्यटन स्थल को इस लायक नहीं बना पाया जहाँ पे कोई पर्यटक जा सके। और दरअसल ललन सिंह जो विरोध कर रहा है, उनका डर इसी बात का है। उनको डर लग रहा है कि अगर कोई विदेशी सैलानी अगर यहाँ आ जाती है और वो हमारे इस हालात को देख लेगा तो वो क्या कहेगा। इसी बात से वो घबराए हुए हैं। और मुझे तो लगता है कि इस पर्यटक का जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हरी झंडी दिखा रहे थे, उसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री जी भी सम्मिलित हुए थे, और उनका भाषण बिहार के लोगों को सुनना चाहिए। अब मैं अनुरोध कर रहा हूं बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को कृपया अपने संभाषण के लिए पधारें। ऑनलाइन जुड़े हैं हमारे साथ बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। विश्व के सबसे लंबे रिवर क्रूज गंगा विलास के उद्घाटन समारोह में उपस्थित आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा जी, केंद्रीय परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, माननीय मंत्री श्री पाल यसो नायक जी, माननीय मंत्री श्री शांतनु ठाकुर जी, कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न विभागों के सभी अधिकारीगण, सांसद महोदय, विधायकगण, सभी जनप्रतिनिधि, मीडिया और साथी, मकर संक्रांति के अवसर पर सर्वाधिक पवित्र और पौषातिक नगरी काशी से विश्व के सबसे लंबे रिवर क्रूज गंगा विलास की शुरुआत हो रही है। यह बड़े ही हर्ष की बात है। इसके लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार और राज्य सरकारों के
धन्यवाद देते हैं। हमारे लिए खुशी की बात है कि मां गंगा के जरिए बिहार से गुजरने वाले इस क्रूज के जरिए पर्यटकों को हमारी साझा संस्कृति, अध्यात्म और गौरवशाली इतिहास से परिचय होगा। गंगा किनारे बिहार में 6 स्थलों पर ये क्रूज रुकेगा। बिहार के बक्सर, छपरा, पटना, सिमेरा, मुंगेर, सुल्तानगंज, कहलगांव में पर्यटकों को भ्रमण कराया जाएगा। क्रूज चलाने के पीछे पर्यटन को बढ़ावा देना, ट्रांसपोर्टेशन का एक अन्य विकल्प खोजना तथा सस्ती माल ढुलाई जैसे दूरगामी सोच है। बिहार सरकार ने आगमन बिंदुओं पर क्रूज सवार पर्यटकों का परंपरागत स्वागत करने, ऐतिहासिक स्थल दिखाने एवं बिहार के नदी मार्ग को सुरक्षित एवं बाधा रहित बनाने हेतु उनके अनेक कदम उठाने का काम किया है। यात्रा को सुगम एवं गतिमान बनाने के लिए मार्ग के सभी जिलों के स्तर पर एक एक नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। मैं बिहार सरकार की ओर से क्रूज के सभी पर्यटकों को, कर्मियों को तथा निबाद यात्रा के लिए प्रतिनियुक्त सभी पदाधिकारियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि आज एक ऐतिहासिक काम हुआ है और हम लोगों से जो राज्य सरकार के जरिए जो हो पाएगा सुगम यात्रा बनाने के लिए, उस पे हमारी ओर से पूरी तैयारी करी गई है। और यही चंद शब्दों के साथ सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को मैं विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। धन्यवाद माननीय उप अगर ललन सिंह को लग रहा था कि ये परियोजना गलत है तो फिर बिहार के उप मुख्यमंत्री उसमें ऐसे क्यों बोले? उनको वहाँ विरोध करना चाहिए था, क्यों नहीं किया भाई? तो आप क्या चाहते हैं कि एक तरफ तो सरकार में जो लोग बैठे हैं वो कहे कि नहीं ठीक है, योजना अच्छा है, इससे लोगों को फायदा होगा और उसके लिए आप धन्यवाद भी दे रहे हैं, और जो सरकार से बाहर है, जो बाहर बैठे हुए वो लोग बेतुका बयान देंगे, बहियात बयान देंगे, मूर्खता की प्रकाष्ठा को पार कर जाएंगे। शिक्षा के स्तर में तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी प्रसाद यादव से अधिक शिक्षित ललन सिंह जी हैं। उनका राजनीतिक अनुभव भी बहुत लंबा है, इनसे ज़्यादा दिनों से राजनीति में है, अभिभावक के रूप में आते हैं बिहार के राजनीति में, और उन लोगों का इस तरह का बयान समाज को भरमाने वाला, भटकाने वाला और विद्रोह पैदा करने वाला। आप क्या चाहते हैं बिहार के लोगों का कि इसी तरह से बिहार के लोग मजदूर बनता रहे? उद्योग लगाने पे इसी तरह का बयान आपके पार्टी के मुखिया देते हैं, जिनको इतना लंबा, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री है और इस तरह के बयान उद्योग के सवाल पे देते हैं, जिस शर्म भी नहीं आती उनको। आप खुद सुनिए उनका बयान उद्योग के मामले में क्या कह रहे हैं। ये सही बात है कि कोई बड़ा उद्योग यहां कोई आना नहीं चाहता। ये चारों तरफ कहीं कोई समुद्र नहीं, जो समुद्र के नजदीक वाले इलाके होते हैं वहीं पर लोग लगाते हैं। वैसे समंदर का नाम लेकर नीतीश कुमार कई बार बचने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन हकीकत ये है कि दर्जनों ऐसे राज्य हैं जो समंदर किनारे ना होकर भी बिहार से उद्योग के मामले में बेहतर है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य इसके उदाहरण हैं। एनुअल सर्वे ऑफ इंडिया हर साल देश में फैक्ट्रियों की संख्या जारी करती है। दैनिक भास्कर अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 2006 और 2007 में 1410 चालू फैक्ट्रियां थी। 2013 और 14 में तो संख्या 3132 तक पहुंच गई, लेकिन इसके बाद संख्या घटने लगी और आखिरी आंकड़ा 2017 और 18 का है, जिसके मुताबिक बिहार में 2881 फैक्ट्रियां थी। जहां तक बिना समंदर वाले राज्यों में फैक्ट्रियों की संख्या का सवाल है तो पंजाब में 10,767 फैक्ट्रियां हैं, हरियाणा में 7,136, राजस्थान में 8,375 और मध्य प्रदेश में 4,099। कह रहे कि बिहार किसी समुद्र के किनारे नहीं है, तो उत्तर प्रदेश कौन सा हिंद महासागर में बसा हुआ है? हरियाणा कौन से प्रशांत महासागर में बसा हुआ है? दिल्ली कौन सा महासागर में बसा हुआ है जो वहाँ पे इतने बड़े बड़े उद्योग है? भाई बेवकूफ़ी भरा बयान आप लोग देते हैं।
कभी कुछ सोचे हैं कि इस तरह के आपके बयानों से बिहार के लोगों के ऊपर क्या असर पड़ता है? एक तो जातिवादी मानसिकता, जातिवाद और धर्म की राजनीति आप लोग बिहार में शुरू से ही आप लोगों का रास्ता यही रहा कि आप जाति और धर्म के ऊपर राजनीति करते रहें, और आज भी बिहार को जातिगत जनगणना के नाम पे उसी 1990 वाली दशक में भेजना चाहते जिस समाज में जातीय उन्माद फैल जाए और उससे आगे कुछ सोच न सके। और कोई सरकार इस तरह का परियोजना बना रही है, इस तरह का मौका दे रही है बिहार के लोगों को इससे जुड़ने के लिए, तो आप उस समाज के लोगों को बरगला रहे हैं। बिहार के लोगों को इनसे पूछना चाहिए, जो ये बयान दे रहे हैं कि नदी में, गंगा नदी में अगर नाव चलेगी तो मछुआरों का क्या होगा, किस तरह का बयान है ये? आज दुनिया का जो ट्रेड होती है उसमें अधिकतर संख्या जल मार्ग से होती है, वो अधिकतर ट्रेड जल मार्ग से होती है। तो क्या जिन जल मार्गों पे जहाज चलते हैं उन जल मार्गों पे मछलियां नहीं होती है? क्या समुद्र की मछलियां सब भाग गई हैं? आप देश को अराजकता में झोंकना चाहते हैं, राज्य के लोगों को अराजक बनाना चाहते हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। जिनके ऊपर ये जिम्मेवारी हो कि बिहार के लोगों को तरक्की और विकास के रास्ता दिखाए, उनको समझाए कि आपको ये काम करने से आपका फायदा होगा, आप उसको उल्टा समझा रहे हैं। आप लोगों ने एक बिहार के अधिकतर क्षेत्रीय राजनीतिक दल जो है, उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बिहार में बना दिया कि बिहार के जो अच्छे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो नौकरी मजदूरी करने के लिए बिहार से बाहर चले जाएं, और जो औरतें हैं उनको किसी तरह से बता के, कभी शराबबंदी के आड़ में, कभी किसी चीज़ के आड़ में, कभी उत्पीड़न के आड़ में आप उनसे वोट लेते रहें और अपनी कुर्सी सत्ता बचाए रखें। आज क्या कारण है कि दूसरे प्रदेश के लोग बिजनेसमैन बनते हैं तो बिहार के लोग सिर्फ नौकर बनते हैं, नौकरी के लिए पढ़ते हैं? आप लोगों ने ऐसी व्यवस्था बना दी है कि आज बिहार के लोग नौकरी से और नौकर से ऊपर कुछ सोच ही नहीं पाता है। जो सोचता भी है तो बिहार में कर नहीं पाते, बिहार से बाहर जाके उनको करना पड़ता है। शर्म आनी चाहिए आप जैसे नेताओं को। और मैं बिहार के लोगों से कहना चाहता हूं कि इन जैसे नेताओं के वाहियात बयानों को ध्यान में न रखते हुए पहले आप किसी योजना को समझिए और फिर उस पर अपनी राय रखिए। ऐसे नेताओं के बहकावे में मत आइए। इन नेताओं ने एक अपना राजनीति को अपना एक उद्योग बना लिया है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाएं और अपनी राजनीतिक कुर्सी बचा के रखें और चलाते रहें जब तक जीवित रहें, मंत्री या कुछ ना कुछ पद लेके ही बैठे रहें। शर्म आनी चाहिए इसको, किसी भी नेताओं को। आप पहले इस योजना को समझिए, ये वाकई आपके लिए कल्याणकारी योजना है। और ऐसे नेताओं को लोकतांत्रिक तरीके से चुनावों में इनको मुंहतोड़ जवाब दीजिए कि दोबारा आपके पास आके इस तरह का भ्रामक और झूठा बयानबाजी न कर सके। नमस्कार।